हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस करे हैं, चाहे वो आपका कमेंट सेक्शन हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप हो। तो मैंने सोचा कि फाइनली एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सबको जो है वो हेल्प हो जाए। तो देखो, आज का लेक्चर लास्ट तक इसलिए देखना क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप जो सर्टिफिकेट रखे हुए हो और जो फाइनली आप डीवी के लिए देने वाले हो वो वैलिड है भी कि नहीं है। एक बार ज़रूर जांच कर लें, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और आपका डीवी में जाके रिजेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, बहुत खलेगा। क्योंकि भाई ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्यों ना हम टाइम रहते सब कुछ सही कर लें। अभी देखो तो हमारा फाइनल आंसर की जो है वो कुछ दिनों में आ जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर आपको टाइम नहीं देगा, वो डीफी के लिए बुला लेगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपडेट होने चाहिए। और आपको बता देना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है ना कि 1 साल पहले का होना चाहिए, तो ये बोलने से नहीं होगा। आप जब इनकी नोटिफिकेशन आई हुई थी तो उस नोटिफिकेशन में आपको प्रॉपर डेट और मंथ ईयर सब मेंशन किया हुआ था, कब तक का रिक्वायर्ड होना होगा, कब तक का नहीं होगा, कौन सा फॉर्मेट में होगा, सारा कुछ कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो आपने अगर सही से नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैंने आज उसको कंप्लीट बताऊंगा, इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में बताऊंगा। कई लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ने पे समझ नहीं आती है, बट मैं इसको आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप लोग। चलिए, और हाँ, पहले बता देता हूँ कि ये जो जितनी बातें बता रहा हूँ ना, सारे आपके नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई थी, वहीं से मैंने आपको समझा रहा हूँ इस आसान भाषा में। चलिए फिर रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम बात करें एज को लेके, तो एज जो होता है ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एज के बारे में बात ना करें तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखो, सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ कि इनके लिए सबसे कम, मतलब बोलते हो ना, मिनिमम ईयर जो होता है वो 21 साल होना चाहिए था। अगर आप इस फॉर्म को भरे होंगे, अगर तो आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना होगा सर, ये तो मिनिमम तो सब जो है वो फुलफिल कर लेते हैं। बट अब अगर आप देखो, अगर आप अनरिजर्व से आ रहे हो तो आपका 35 ईयर होनी चाहिए, है ना। आप EBC 1 EBC 2 से आ रहे हो और अगर आप मेल हो, ध्यान सुनो, अगर आप OBC 1 OBC 2 से आ रहे हो और मेल हो तो 37 ईयर, है ना, 37 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। और अगर आप फीमेल हो, जिसमें आप फीमेल में आप अनरिजर्व हो, EWS हो, EBC 1 BC, ठीक है, तो 38 ईयर, मतलब फीमेल को 1 साल की ज़्यादा छूट यहाँ पे दी गई हैं। ST SC मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका 40 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप इस एज से ज़्यादा हो रहे हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो इस एज तक होना चाहिए। जब भी आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ तक वो माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सर फॉर्म हमने भरा था बहुत पहले लेकिन अब तो मेरा एज क्रॉस कर गया तो क्या डिस्क्वालीफाइड होंगे, नहीं। जब भी आपने फॉर्म भरा होगा, जब भी नोटिफिकेशन आई थी, तो उस टाइम तक का ये देखा जाएगा, उस टाइम आप एलिजिबल थे या नहीं थे। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, अब हम बात करते हैं कि किनको छूट मिलेगी एज को लेके। तो देखो, यहाँ बताया गया था साफ साफ कि अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो आपको 10 साल की जो है वो अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जैसे अगर आप दिव्यांग हैं, आपका एज 35 हुआ था, तो आप वहाँ पे 10 ऐड कर लीजिए, 45 ईयर। मतलब दिव्यांग के केस में, PWD के केस में आपको 10 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। बट आपके पास जो आप क्लेम कर रहे हो ना कि हम दिव्यांग हैं, तो उनके आपके जो सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब वैलिड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि कम से कम 21 साल होना ही चाहिए। और हाँ, अगर आप ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन भी हैं और आप जो है वो विकलांग भी है, दिव्यांग भी है, तो उनमें से दोनों में नहीं, किसी एक में आपको रिजर्वेशन ये छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये एज को लेके हो गया बातें। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब देखो, ये आप झारखंड के हैं और आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी कि हम भैया झारखंड के हैं और हम कोई रिजर्वेशन चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो देखो, बट ये इनकी वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ध्यान समझना, आप पहले सर्टिफिकेट खोलो और देखो वहाँ पे इशू बाय जो लिखा हुआ है, मतलब आपका सर्टिफिकेट में डेट आप देखो क्या मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई हुई थी ना, उसमें क्या मेंशन किया हुआ है देखो, कि अगर आपका सर्टिफिकेट 2 जून 2016 के बाद बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर सर्टिफिकेट 2 जून 2016 के बाद बना है तो चलेगा, उससे पुराना वाला नहीं चलेगा। मतलब इस डेट से पहले अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है आपका तो वो वैलिड नहीं होगा। आप एक बार डेट देख के, अगर दिक्कत हो रही है तो उसको आप जाके अपडेट करवाइए। ठीक है, नया से अप्लाई कीजिए उसको। और एक कंडीशन और थी कि अगर आपका
19 जुलाई 2019 के बाद बना हो तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका नया फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि इस डेट के बाद जो गवर्नमेंट थी ना, स्टेट गवर्नमेंट, वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का एक नया फॉर्मेट दिया था। तो अगर आपका 19 जुलाई 2019 के बाद सर्टिफिकेट बना है तो ये देख लीजिएगा कि वो आपका न्यू फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इस डेट पे बना हुआ है लेकिन पुराने वाला फॉर्मेट बना हुआ है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कौन सा मान नहीं होगा। इस डेट से पहले बना हुआ मान नहीं होगा। जो इस डेट के बाद बना है लेकिन वो पुराने फॉर्मेट में है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मेट गलत होगा तो ऑलरेडी वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा। देखो है ना, मैंने बताया था ना कि ये वाला रूल क्या है। मैंने बताया था कि भैया इस डेट को गवर्नमेंट जो थी वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का एक नया फॉर्मेट लागू किया था, और अगर आप इस डेट में बनाए हो और न्यू फॉर्मेट में है तो बिल्कुल सही है, बट अगर इस डेट में बनाए हो लेकिन पुराने फॉर्मेट में है तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा, देख लीजिए कि आपका इस डेट में अगर है तो फॉर्मेट कौन सा है, नया फॉर्मेट में है कि पुराना फॉर्मेट में है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। होप सो गाइस आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड है पता हो गया होगा, है ना। चलो बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखो ध्यान से, अगर आप ST SC अनुसूचित जनजाति या फिर जाति में आते हैं तो आपका DC या SDO के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होगा, तो कभी का बना हुआ मान्य होगा। ध्यान सुनिए, अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया है कास्ट सर्टिफिकेट, वो DC या फिर SDO से बनाए हुए हो तो कभी का बना हुआ हो वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने CO से बनाया हुआ है तो वो आपका 25/2/2019 के बाद का जो है वो मान्य होगा। ठीक है, अगर आपने DC या SDO से बनाया है गाइस तो वो कभी का भी बना हो चलेगा, लेकिन आपने अगर CO से बनाया है, अगर आप ST SC में आते हो तो 25/2/2019 के बाद का चलेगा। अगर आप OBC और BC1 या फिर BC2 में आते हो, अगर आपने DC और SDO से बनाया हुआ है तो आपका 19/8/2012 या उसके बाद का जो है वो रिक्वायर्ड होगा। साथ में आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको NCL भी देना होगा, नॉन क्रीमी लेयर देना होगा। बट अगर आपने CO से बनाया है तो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अगर आप EWS में आते हैं और आपने DC SDO CO से बनाया हुआ है तो यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है वो जारी मान्य जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डेट में आप देख लीजिए सर्टिफिकेट में किससे बनाया हुआ है और ये सब डेट क्या मेंशन है आपका। अगर आपने CO से बनाया है तो डेट देख लो किसकी, इस डेट के पहले तो नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगर आपने SDO से बनाया तो देख लो इस डेट्स के बाद अगर है तो चलेगा। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ध्यान सुनो, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर आपने SD और DC लेवल का बनाया हुआ है तो कभी का बना हो चलेगा, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने CO अंचलाधिकारी से बनाया है तो 25 फरवरी 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पुराना नहीं चलेगा। अगर आप ST SC में आते हैं तो क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। अगर आप BC1 BC2 में आते हैं तो ध्यान सुनिए, और अगर आपने SDO और DC से बनाया हुआ है तो 29 अगस्त 2012 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले नहीं चलेगा। अगर आपने CO से बनाया हुआ है तो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर आपकी वैलिडिटी मान के चलो ख़त्म हो गई है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो बना के देना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो सर्टिफिकेट की जो है वो आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो आप इस कंडीशन में सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो बना के दे सकते हो। बट देखो, अगर BC1 और BC2 के लिए घोषणा पत्र, यहाँ पे क्या मैंने बताया ना कि वो आपको डिक्लेरेशन बना के देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में मतलब जो है आपको देखो BC1 में आते हो BC2 में आते हो, अगर आपके पास NCL है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NCL जरूरी होता है ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो सिंपल आपको जो है वो सब ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जो कि ऐसे सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो, मतलब इनकम सर्टिफिकेट जो है आप दिखा सकते हैं जो कि DC SDO CO से द्वारा जो है वो बना हुआ हो, बट लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये था तीनों। अब देखो, अब ये चीज़ मेंशन देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया लेकिन गलत बना दिए तो दिक्कत हो जाएगा। सर्टिफिकेट के पे देखेंगे तो आपके पिता के नाम का होना ज़रूरी है। ठीक है, और पिता के आधार के नाम पर मतलब
उनके नाम पे ही जो है वो बनेगा। अगर आप देखो यहाँ पे एक ख़ास बात लिखी हुई है कि अगर आप विवाहित महिला हैं, कुछ जो महिलाएं हैं वो एग्ज़ाम को दिए हैं बट वो झारखंड के नहीं हैं, वो झारखंड के बाहर के निवासी हैं। जैसे मान के चलो कि कोई बिहार की हैं, वो शादी कर ली है झारखंड में और उन्होंने एग्ज़ाम को दिया और वो सोच रही हैं कि मुझे रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि मैं झारखंड की हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और झारखंड में शादी किए हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ था। ठीक है, ध्यान सुनो। यहाँ पे अगर आप ये भी देख लो कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हो वो सेंट्रल को देखो, सेंट्रल एग्जाम दोगे ना तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके द्वारा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आप ये देख लो कि वो स्टेट गवर्नमेंट का है या नहीं, तो एक को भी आप मेंशन देख लीजिएगा सही तरीके से। आप जो स्कूल वगैरह में एडमिशन करवाने के लिए सर्टिफिकेट बनाते हो वो नहीं चलेगा, सिंपल। ठीक है, बाकी तो बता ही दिया CO लेवल का क्या कंडीशन है आपका, है ना। अब ध्यान से, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त आप जो वहाँ पे क्लेम की हो कि हम इस कैटेगरी से आते हैं, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा उस दौरान गाइज, मान के चलो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सही है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मान लो BC1 वहाँ पे आप शो किए हो, अगर वो सर्टिफिकेट आपका सही नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है, आप उस लायक नंबर नहीं लाए हो कि आप जनरल में फाइट कर सको, तो फिर आपको वो डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, आप वैसे भी क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो इसलिए अगर आप कैटेगरी वाइज मांगे चलो ना, सिंपल सी बात है कि अगर आप जनरल से क्वालिफाई करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो बट आपका सर्टिफिकेट ही गड़बड़ है तो वो आपको कंसिडर करेंगे जनरल में, लेकिन जनरल में आप क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए सर्टिफिकेट को इशू कर लीजिए। और जिसको दिक्कत हो रहा है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक समरी दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट में क्या वैलिड है और कब से कब तक का नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे समरी फॉर्मेट में दे दिया है आपको। तो होप सो गाइज आपको जो है वो समझ में आया होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए, है ना, और आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको खोल कर रखिए, उसको देखिए कि हमारा डेट में कब से कब तक वैलिड है, किसके द्वारा बनाया गया है। दिक्कत हो रही है तो अभी आपके पास इनफ टाइम है ना, अभी आप आराम से अप्लाई करोगे, 15-20 दिन में बन के आपका आ जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी फाइनल आंसर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर वो DV के लिए बुलाएगा, तो अभी करीबन देखो तो 1 से 1.5-2 मंथ जो है वो टाइम लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट सब सही हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई आराम से उन्होंने एग्जाम निकाल के गए बट वो जाके फाइनली DV में छट गए। तो सोचो वो क्या कंडीशन रहती होगी, आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, भैया इतना अच्छी पोस्ट थी, मैंने अच्छे नंबर लेकर आए और वहाँ जाके फाइनली हम रिजेक्ट हो गए क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट सही नहीं था। और हाँ, ये भी और देख लीजिएगा कि 12th लेवल पे आपके जो 10th का सर्टिफिकेट सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, नेम वगैरह देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका ये 10th 12th का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, जो आपका मार्कशीट होता है वो भी होने चाहिए, है ना। 10th का भी उसी तरीके से, ग्रेजुएशन का आपका हर सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। और साथ में आप देखेंगे तो आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट मिलती है, वो भी आप ले लेना। ठीक है, और आपके पास डिग्री जो है वो आप अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे ना, अगर आप BO के लिए अप्लाई किए थे तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए जो कि आप कॉलेज से आप लिए हो। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, सर्टिफिकेट आप बस अपडेट करके रखना, आराम से हो जाएगा गाइस, उसमें कोई हैक्टिक लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर, होप सो आपके जो डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट शंका है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।